बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एलियन हंटर। साल 1947 न्यू मैक्सिको के रॉसवेल शहर में एक रेडियो ऑपरेटर को एक अननोन रेडियो सिग्नल रिसीव होता है। वो तय करता है कि वो इस सिग्नल को इन्वेस्टिगेट करेगा और अब सिग्नल का पीछा करते हुए वो एक अननोन जगह पर पहुंच जाता है। उसके साथ उसका एक डॉग भी है। वो देखते हैं कि वहां पर एक मीटियोर गिरा है। रेडियो ऑपरेटर अपने डॉग के साथ उस जगह पर जाता है और तभी ऊपर से एक तेज रोशनी उसके ऊपर गिरती है, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां पर उसी तरह का सिग्नल जो सन 1947 में उस रेडियो ऑपरेटर को रिसीव हुआ था। एंटार्क्टिका की एक फैसिलिटी में कुछ लोगों को उसी तरह के सिग्नल रिसीव होते हैं जो बर्फ के नीचे से आ रहे होते हैं। सैटेलाइट पिक्चर से उन्हें पता चलता है कि बर्फ के नीचे कुछ चीज दफन है। वो नासा को इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, साथ ही अब वो उस चीज को बर्फ के नीचे से निकालना चाहते हैं। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो जूलियन नाम के एक प्रोफेसर को इन्वाइट करते हैं, जो कि एक क्रिप्टोलॉजिस्ट भी है। साथ ही उसने स्पेस में एलियंस को ढूंढने के लिए पहले भी एक प्रोजेक्ट पर काम किया है, लेकिन उसका लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि किसी को विश्वास नहीं है कि हमारी दुनिया के अलावा दूसरी किसी दुनिया में जीवन होगा। अब जूलियन को प्रिंसिपल बुलाता है और उसे उस सिग्नल के बारे में बताता है जो सिग्नल एंटार्क्टिका में रिसीव हुआ है। वो कहता है कि तुम्हें इसे डिकोड करना होगा। जूलियन उस सिग्नल को चेक करता है। वो बताता है कि ये सिग्नल हमारी दुनिया का नहीं है। दरअसल ये एक तरह का कोड है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही अमेरिका के अलग अलग शहरों में इसी तरह के सिग्नल रिसीव हो रहे होते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा परेशान है। और अब जूलियन को एंटार्क्टिका भेज दिया जाता है, जहां पर बर्फीला तूफान आ रहा होता है। वहां पर उसकी मुलाकात नायला से होती है, जो उसे बर्फ के नीचे बनी अपनी फैसिलिटी में ले जाती है। डॉक्टर एलेक्स से भी वो मिलता है। डॉक्टर एलेक्स उसे उस जगह ले जाते हैं जहां पर वो चीज है जो उन्होंने बर्फ के नीचे से निकाली है, जहां से वो सिग्नल आ रहे थे। दरअसल वो चीज अब भी बर्फ के अंदर ही है। डॉक्टर एलेक्स जूलियन को बताते हैं कि ये बर्फ बहुत जल्दी पिघल रही है। जूलियन उस बर्फ के पास जाता और उस पर अपना हाथ लगाता है। जैसे ही वो उस पर हाथ लगाता है, उसे अपने बचपन के विजन्स आते हैं। साथ ही उसे एनर्जी महसूस होती है। वो समझ जाता है कि इसके अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी है। तभी वहां पर बायोलॉजिस्ट केट आती है, जो कभी जूलियन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन अब ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। हालांकि जूलियन अब भी केट को पसंद करता है, लेकिन केट उससे सिर्फ काम की बातें करती है। जूलियन को अब भी अपने हाथ में एनर्जी महसूस हो रही होती है। केट उसे उसका कमरा दिखाती है और बताती है कि यहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनसे तुम्हें दूरी बनानी होगी, क्योंकि तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए हो। केट को पता है कि लड़कियां उसकी कमजोरी है। इसके बाद जूलियन सो जाता है और तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। अब भी वो उस एनर्जी को महसूस कर रहा होता है। वो उसी जगह जाता है जहां पर बर्फ का वो टुकड़ा है जिस पर उसने हाथ लगाया था। उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह से पिघल चुका है और उससे कुछ ही दूर पर कोई खड़ा है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल ये उसका एक सपना था। तभी वहां पर नायला आ जाती है। वो कहती है कि हमें डिनर करने के लिए चलना होगा। नायला उसे अपने साथ ले जाती है, जहां जूलियन देखता है कि एक लैब में बहुत सारे प्लांट्स को उगाया गया है। वो नायला से पूछता है कि प्लांट्स तुमने यहाँ पर क्यों उगाए। वो कहती है कि ये जेनेटिक प्लांट्स हैं। हम इस एक्सट्रीम वेदर में इन प्लांट्स को उगाते हैं ताकि भविष्य में जब हम दूसरे प्लैनेट्स पर अपनी कॉलोनीज बनाएं तो हम वहां पर इन प्लांट्स को ग्रो कर सकें। वो देखता है कि अंदर डॉक्टर माइकल है, जो कि बायोलॉजिस्ट हैं, और ये पूरा का पूरा रिसर्च वर्क उन्हीं का होता है। उनके साथ केट भी होती है। दरअसल एंटार्क्टिका की इस बर्फीली जगह पर इसी तरह के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इस फैसिलिटी को बनाया गया था। वहीं अब जूलियन उस सिग्नल को समझने की कोशिश करता है, जिसमें उसका साथ एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी देता है। जूलियन को लग रहा होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, साथ ही जो सिग्नल है, वो एलियंस ने भेजा है, जबकि जूलियन के अलावा ये किसी को नहीं लगता कि ये एलियंस का भेजा हुआ सिग्नल और ऑब्जेक्ट है। इसके बाद जूलियन सबके साथ डिनर करने के लिए जाता है, जहां पर माइकल उसका मजाक भी उड़ाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये काम एलियंस का है। पर जूलियन अपनी बात को साबित करना चाहता है, इसीलिए
केट और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के साथ उसी ऑब्जेक्ट बर्फीले टुकड़े के पास जाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर एंटीना को लगाना होगा ताकि हम इस सिग्नल को अच्छे से समझ सके। जूलियन को पूरा विश्वास है कि इस सिग्नल में कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमें वॉशिंगटन डीसी में डिफेंस सेक्रेटरी को दिखाया जाता है, जिन्हें 1947 का रॉसवेल का वो सिग्नल मिल चुका होता है जो कि उस रेडियो ऑपरेटर को मिला था। वो 1947 वाले उस सिग्नल को आज के सिग्नल से मिलाते हैं और हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें जूलियन को सब कुछ बताना होगा। वहीं एंटार्क्टिका की फैसिलिटी में बर्फ के खिसकने से कुछ झटके आते हैं जिससे वो बर्फ का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और उसके अंदर जो चीज होती है अब वो बाहर आ चुकी है। ये एक तरह का कवच होता है जिसके अंदर कोई ना कोई चीज है। बायोलॉजिस्ट कहता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, ये बेकार की एक खोज है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जूलियन कहता है कि मुझे लगता है कि ये किसी एलियन शिप से नीचे गिरा होगा, इसीलिए बार बार ये सिग्नल भेज रहा है ताकि स्पेसशिप यहाँ पर आकर इसे वापस ले जाए। इन्हीं की टीम का एक मेंबर कहता है कि हमें इसे खोलना चाहिए, पर केट साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि इसके अंदर कोई वायरस हो सकता है और अगर वो वायरस खतरनाक हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और केट के अलावा सब चाहते हैं कि वो इसे खोले और अब वो इसे खोलने की तैयारी करते हैं। वो इसका एक टुकड़ा निकाल लेते हैं जिसे देखने पर इन्हें बताया जाता है कि ये कोई नेचुरल पत्थर या किसी नेचुरल चीज से बना हुआ नहीं है, बल्कि इसे बनाया गया है। ये एक कार्बन का टुकड़ा है। वहीं जूलियन किसी भी कीमत पर उस कोड को डिकोड करना चाहता है जो सिग्नल सन 1947 में मिला था, जो अब दूसरी बार मिला है, और किसी तरह से वो उस कोड को डिकोड कर देता है जिसमें लिखा होता है डू नॉट ओपन, यानी कि उसे मत खोलना। ये पढ़ते ही वो नीचे भागता है जहां पर वो ऑब्जेक्ट है, पर तब तक उसकी टीम के मेंबर्स उसे खोल देते हैं और जैसे वो ऑब्जेक्ट खुलता है उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक वेव निकलती है जिससे आसपास के उसके कुछ साथी मारे जाते हैं। अब तक जूलियन भी नीचे आ गया होता है, उसके साथ नायला भी होती है। ये देखते हैं कि उसके अंदर एक एलियन है जो कि स्लीपिंग पॉड के अंदर है। वहां से केमिकल रिलीज हो रहा होता है जिससे इन्फेक्टेड होकर कुछ लोग मारे जाते हैं। नायला की भी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें वॉशिंगटन डीसी में दिखाया जाता है जहां पर बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग हो रही होती है। वो बताते हैं कि एंटार्क्टिका में जो ऑब्जेक्ट मिला है सन 1947 में, रॉसवेल में भी हमें वैसा ही ऑब्जेक्ट मिला था। ये बहुत ही खतरनाक है। इसके अंदर से कुछ ऐसा लिक्विड निकलता है जो इंसानों को चंद ही मिनटों में पिघला देता है। साथ ही उस चीज के आसपास जो भी होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, वो दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। और अभी तय करते हैं कि ये एंटार्क्टिका के उस स्टेशन को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे। यहाँ पर जूलियन के प्रिंसिपल को भी बुलाया होता है। वो कहते हैं कि तुम्हें जूलियन को बताना होगा, जिसके बाद वो जूलियन को इन्फॉर्म कर देता है कि रशियन सबमरीन तुम्हारी तरफ बढ़ रही है और अगले 3 घंटों में वो स्टेशन को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं। माइकल अच्छी तरह से समझता है कि अगर इनमें से कोई भी बाहर गया तो पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। ये सब के सब आपस में डिस्कशन करते हैं। बाहर बहुत तेज तूफान भी आ रहा होता है, ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। साथ ही ये फैसिलिटी इतनी सिक्योर होती है कि अंदर जो भी वायरस होगा वो कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो माइकल नाम का बायोलॉजिस्ट है वो इस तरह से यहाँ पर नहीं मरना चाहता। वो तय करता है कि वो यहाँ से बाहर जाएगा। हालांकि जूलियन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं समझता तो जूलियन उसे एक पंच मारता है। साथ ही जिन पायलट के साथ जूलियन यहाँ पर आया था वो उनसे गन ले लेता है। बायोलॉजिस्ट कहता है कि हम इन्फेक्टेड नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसे बताया जाता है कि हम सबके डीएनए में उस एलियन का वायरस है और ये वायरस कभी अपने होस्ट को नहीं मारता बल्कि धीरे धीरे एक्टिव होता है। तभी इन्हें पता चलता है कि उस शैलो स्पॉट के अंदर से एलियन गायब है। जूलियन उसे देखने के लिए जाता है। जूलियन को एलियन दिख जाता है लेकिन वो उससे डर रहा होता है। जूलियन अपनी टॉर्च नीचे रख देता है और टेलीपैथी से उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो जूलियन की फीलिंग्स को समझ जाता है और अब एलियन उसके पास आता है, जिसके बाद वो अपने दोनों हाथ जूलियन के सर पर लगाता है। जूलियन को विजन आते हैं। दरअसल वो एलियन उसे उस ग्रह को दिखा रहा होता है जहां से खुद वो आया है। तभी वहां पर पायलट आ जाता है। उसे लगता है कि एलियन जूलियन को मारने वाला है, इसीलिए वो गन निकालकर उस एलियन को मार देता है। एलियन ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। जूलियन अब अपने बाकी साथियों के पास जाता है और बताता है कि वो एलियन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि वो मुझे अपने ग्रह के बारे में बता रहा था। साथ ही वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था।
बायोलॉजिस्ट कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि कुछ ही देर में ये पूरी की पूरी फैसिलिटी ब्लास्ट होने वाली है। जूलियन कहता है कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो हम सबको पहले एक दूसरे के ब्लड को टेस्ट करना होगा और जो इन्फेक्टेड नहीं होगा वो यहाँ से जा सकता है। और अब ये सब के ब्लड सैंपल लेते हैं और जब उन्हें टेस्ट किया जाता है तो इन्हें पता चलता है कि हर किसी के ब्लड में वो एलियन वायरस है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से बाहर गए तो पूरी दुनिया इन्फेक्टेड हो सकती है। जूलियन केट से कहता है कि तुम्हें एंट्रेंस गेट के कोड को बदलना होगा ताकि कोई यहाँ से बाहर जाने की कोशिश ना करे। केट उसकी बात मान जाती है, वो कोड्स को बदल देती है। वहीं रशियन सबमरीन भी अपने पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां से 15 मिनट के बाद वो मिसाइल को लॉन्च कर देंगे और ये पूरी फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। बायोलॉजिस्ट इस तरह से मरना नहीं चाहता, इसीलिए वो पायलट को अपने साथ मिला लेता और कहता है कि मुझे एक दूसरा रास्ता पता है जिस रास्ते से हम यहाँ से निकल सकते हैं, जो कि उसके प्लांट रूम से होते हुए बाहर निकलता है। वो अपने साथियों के ऊपर हमला करता है और प्लांट रूम में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे वो प्लांट्स को क्रॉस कर रहा होता है प्लांट्स अपने आप ही मुरझा जाते हैं। पायलट समझ जाता है कि अगर उनके आसपास उनके ऑरे उनकी एनर्जी का प्लांट्स पर यह असर हो रहा है तो बाहर की दुनिया पर क्या होगा। वो कहता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा करके हम पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकते हैं। पर बायोलॉजिस्ट उसकी बात नहीं मानता और उसे गन से शूट कर देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जूलियन गोलियों की आवाज सुन लेता है, वो समझ जाता है कि बायोलॉजिस्ट यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और अब वो उसका पीछा करता है। बायोलॉजिस्ट जैसे ही बाहर निकलता है तो वहां पर एक स्पेसशिप होती है जिसने चारों तरफ एनर्जी का एक फील्ड बनाया होता है। उस फील्ड में वो फंस जाता है। जूलियन भी अब बाहर हो चुका है। बायोलॉजिस्ट वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जूलियन पूरी तरह से शांत होता है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद जूलियन अंदर जाता है जहां पर वो अपने सभी साथियों को बाहर ले आता है, जहां पर वो एलियन शिप है। उस एलियन शिप से 2 एलियन बाहर निकलते हैं और वो इन सब को अपने साथ अपने स्पेसशिप से इस जगह से ले जाते हैं। तभी इस जगह पर मिसाइल गिरती है जिससे पूरी जगह तबाह हो जाती है। अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से उस जगह पर ब्लास्ट हुआ था। दरअसल अब वॉशिंगटन डीसी में जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं उन सबको पूरा यकीन हो चुका है कि फैसिलिटी में सब के सब मारे जा चुके थे। लेकिन सच तो ये है, जूलियन और उसके कुछ साथी एलियंस के साथ उनके स्पेसशिप में हैं, जो कि अब सोलर सिस्टम से बाहर जा चुके हैं। शायद एलियंस उन सबको अपने साथ इसलिए ले गए क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब के सब इन्फेक्टेड हैं और अगर ये अर्थ पर रहे तो दूसरे लोगों के लिए भी एक खतरा बन सकते हैं, जिससे इंसान हमेशा के लिए अर्थ पर खत्म हो जाएंगे, जो कि एलियन नहीं चाहते थे। और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।